नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं उस मुद्दे पे चर्चा तो बहुत हुई है, पर लगता है जैसे सरकार को जगाने के लिए इतनी चर्चा काफी नहीं है। तो सोचा बैठे बैठे मैं भी थोड़ा जगाने का प्रयास कर लूं। लॉकडाउन में इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, भारत में एक बात है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी बात ही अलग होती है। कहते हैं कि एक बार के लिए आपको भगवान मिल सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। चाहे आप प्राइवेट में कोई बड़े से बड़े पद पे ही क्यों ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी का छोटे पद वाला भी आपको एटीट्यूड दिखा के चला जाता है। और दिखाए भी क्यों ना भाई, जॉब सिक्योरिटी, बॉस का टेंशन नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अंत में पेंशन। हाँ दोस्तों, पेंशन सबसे बड़ी खूबी किसी भी सरकारी नौकरी की। लेकिन वो दौर और था जब पेंशन की बात होती, वो था ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस कहा जाता है। क्या है इसके फायदे, क्या नुकसान है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया, इस सारी जानकारी को एक छोटे संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने जानकारी से प्रयास करूंगा कि आपको भी कुछ हद तक इसकी जानकारी मिले। दोस्तों, 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन स्कीम भारत में लॉन्च की गई और कहा गया कि उसके बाद से जितने भी सरकारी कर्मचारी आएंगे वो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे। बाद में कुछ स्टेट्स धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से अलग अलग सालों में लगाए, जो आगे के मैं स्लाइड्स में बता दूंगा किस स्टेट ने किस साल में नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च किया। इसमें प्रोसेस क्या था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कुछ कटाई नहीं की जाती थी, सैलरी में से कुछ कटता नहीं था और डेफिनेट पेंशन मिलता था। लेकिन इसमें क्या निर्धारण किया गया कि 10% आपके बेसिक सैलरी का प्लस डीए का आपके सैलरी में से कटेगा और सरकार भी वही 10% आपके सैलरी में ऐड करते जाएगी हर महीने, जो कि सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत हल्ला हील हुज्जत होने के बाद 14% कर दिया गया हम लोगों को शांत करने के लिए। वो जो पैसे कटेंगे वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो अपने हिसाब से फंड का निर्धारण करके, जैसे इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, उनके हिसाब से फंड निर्धारित करके उस फंड में निवेश करेंगे। उस निवेश की जो राशि आएगी आपके रिटायरमेंट के समय, उसमें से 60% राशि आप ले जा सकते हैं, 40% राशि पे आपको पेंशन दिया जाएगा। और वो जो 40% राशि है वो राशि पुनः बाजार में लगा दिया जाएगा और उस बाजार में से जो रिटर्न आएगा वही आपका पेंशन होगा। अब किस किस कंपनियों में निर्धारण होगा इस पेंशन का? एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी और स्टार यूनियन दाइची और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ। ये कुछ कंपनियां हैं जिसका निर्धारण किया गया है पेंशन में इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपके जो पैसे कट रहे हैं 10% प्लस डीए अलॉन्ग विद गवर्नमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी इन्हीं सब में निवेश किया जाएगा। तो ये हुई जो बाजार में आपका पैसा निर्धारित होगा। दोस्तों, इसमें निवेश होने के बाद बाजार निर्धारित करेगी कि आपका कितना एनएवी वैल्यू होता है। वो एनएवी वैल्यू के हिसाब से आपका कितना कॉर्पस बनेगा और वो जो कॉर्पस बनेगा उसमें से आप 60% ले सकते हैं और उस 40% पे पेंशन आएगा। अब यहीं पे चिंता का विषय है कि एनएवी तो ऊपर नीचे जा सकता है, वो 10 रुपए भी होगा और 60 रुपए भी हो सकता है। तो किसी के कॉर्पस का निर्धारण नहीं होता, जिसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका नुकसान है या इसके डिमेरिट्स क्या है। उसके बाद आती है ग्रेच्युटी राशि। शुरुआत में जब
एनपीएस का लॉन्च किया गया तो ग्रेचुइटी की कोई राशि का निर्धारण नहीं किया गया था। कई संगठनों के आंदोलन करने के पश्चात अस्थायी ग्रेचुइटी की घोषणा कर दी गई, जो लगभग 20 लाख रुपए है आज के डेट में। 20 लाख तक की संपूर्ण राशि क्लास 1 ऑफिसर्स तक को मिलती है। उसी हिसाब से ग्रेडेशन के हिसाब से वो राशि कम भी होती जाती है। हो सकता है इन्फ्लेशन और महंगाई को देखते हुए आगे ये राशि 40 लाख तक भी पहुंच जाए, ये एक अलग बात है, अलग मुद्दा है। लेकिन अभी फिलहाल 20 लाख की ग्रेचुइटी राशि की इसमें योजना की गई है। लेकिन उसके अलावा जो बदलाव किया गया वो बदलाव ये था कि पहले 60% जो आप कॉर्पस अपने साथ ले जा सकते थे, उसमें से 40% नॉन टैक्सेबल था, 20% टैक्सेबल था। लेकिन बाद में इन्हीं संगठनों के आंदोलन के पश्चात 60 के 60% को नॉन टैक्सेबल कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छी चीज हुई। उसके बाद यह भी किया गया कि जो 40% आपका जिससे आपको पेंशन मिलता, उसपे से आप एक्सट्रीम इमरजेंसी केस अगर आता है आपको, तो 20% का विड्रॉवल भी कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम इमरजेंसी केस के कई रीजंस, कई दस्तावेज, कई तरह की चीजें प्रस्तुत करने के बाद। तो ये तो हुई आपको पेंशन राशि क्या मिल रही है। उसके अलावा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ चीजें थी, जैसे कि आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते थे। तो पार्शियल विड्रॉवल अगर आपको जरूरत पड़े, शादी का खर्च है, बच्चे की पढ़ाई का खर्च है, घर बनाना है, कार खरीदना है, तो आप विड्रॉ कर सकते थे। वो इसमें नहीं है दोस्तों। पहला विड्रॉवल कम से कम आप 10 साल की सर्विस के बाद ही कर सकते हैं, और ऐसे विड्रॉवल टोटल आप 3 बार कर सकते हैं पूरी सर्विस के दरमियान में। तो इसका भी निर्धारण कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ कुछ बदलाव भी सरकार ने समय समय पर लाए हैं। जैसे हमें तो फैमिली पेंशन का भी पहले निर्धारण नहीं था। ये भी बताना चाहूंगा कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन का निर्धारण नहीं था, लेकिन बाद में फैमिली पेंशन का भी निर्धारण सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए, सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए इसमें कर दिया गया। तो बदलाव तो लाए गए हैं, और उस बदलाव के हिसाब से मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, जो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो स्लाइड्स देखेंगे तो उससे किस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लीज ये स्लाइड्स आप देख लीजिए। दोस्तों स्लाइड्स तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको उसमें ज्यादा राशि दिख रही होगी तो बहुत खुश मत होइएगा, और कम दिख रही होगी तो दुखी मत होइएगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि अगर आपको ज्यादा राशि दिख रही है तो लोग नाराज क्यों हैं, और कम राशि दिख रही है तो नाराजगी का तो प्रॉपर वजह बनता ही है भाई।